Thank you, Dr. Sanjay, for introducing the today's subject. Now I request Munivasi J.H. Jangdes, retired district and session judge, Haryana, to share his views on this particular subject. मान्यवर मंचासीन, मेरे दोस्त, मेरे मूल निवासी भाई, माता और बहनों, मातृशक्ति और दूर दराज से आए जितने भी हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के यूथ, मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ है। तो मैं आप लोगों का सबका धन्यवाद करता हूँ। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि आपका जो बांग शेफ एक फेडरेशन आपकी है, ये सारे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के अंदर फेम है। बड़े एक सौभाग्य की बात कहें या एक प्राउड की बात भी कह सकते हैं कि हम एक ऐसे परिवार से, ऐसे समाज से बिलोंग करते हैं कि सदियों से हम नेग्लेक्टेड रहे और उनका अकेला शोषण ही नहीं हुआ बल्कि हर तरह से उनको पीड़ाएं दी गई और उसको दूर करने, उसका समाज से बाहर निकालने उनका काम जो हमारे बहुत ही माननीय बुजुर्ग हुए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और श्रद्धा सुमन डालता हूं। और फर्स्ट पंक्ति में आने वाले हमारे बाबा अम्बेडकर जो एक ऐसे इंसान थे, वो कोई इंसान नहीं, कैसे एक भगवान रूपी देवता, भगवान रूपी इंसान थे, जो एक इंस्टीट्यूशन थी इटसेल्फ, जो मूल निवासी भाइयों की भावनाओं को समझते थे और वो खुद विक्टिम थे उस सिस्टम से। जो आप कह रहे हैं, जो शब्द एक यूज किया जाता है ब्राह्मणवाद, उससे वो बहुत विक्टिम रहे। मैं तो उनकी हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो पता लगता है कि ये इंसान कैसे, किस हिम्मतों से, और इतना क्वालिफाइड आदमी और उन हालातों में पड़ा तो ऐसे इतने हिम्मत वाला इंसान नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या कोई व्यवस्था नहीं थी, पढ़ाई के नाम से बाहर दरवाजे से बाहर बिठा दिया जाता था। वो इंसान बाहर बैठ के एजुकेशन 3 सब्जेक्ट्स में पीएचडी की उस इंसान ने। इकोनॉमिक्स था वो, लॉ की बहुत जबरदस्त उनको नॉलेज थी। सारा कॉन्स्टिट्यूशन तो हम तो पढ़ के कितने रट लगाते तब याद होता, उनको तो वो एक टिपोकर थी। तो दोस्तों, मैं उनको नमन करता हूँ। उसी पंक्ति में हमारे बाबा साहेब महात्मा ज्योतिबा फुले आते हैं, जो कि बड़े समाज सुधारक थे और हमारे मूल निवासी समाज से थे। वो भी धन्य हैं जिन्होंने अपना सारा लाइफ इसी समाज के लिए लगाया। दोस्तों, माता और बहनों, मैं आपके सामने एक चीज बात बताना चाहता हूँ। मैं एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, आप मूल निवासी भाइयों के भाई हूँ और हरियाणा में पहला जज रहा हूँ। 80 के अंदर मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी और लॉ मैंने 75 में की थी, 75 में। और उस वक्त लॉ कोई एक आधा गुना चुड़ा पढ़ता था, हमारे मूल निवासी को पढ़ने वाले नहीं थे लॉ के। और ये स्थिति अब भी ऐसी चल रही है, मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ। और 80 में जज बने, 30 साल जज की नौकरी, 5 साल फिर अब सोशल वर्क में आ गए। तो दोस्तों, 40 साल का मेरा पूरा एक्सपीरियंस है और दुख सुख हमने सभी सहन किए, सभी देखे। हम मूल निवासियों पर बड़े अत्याचार होते रहे। प्रमोशन आए, किसी भी भाई की प्रमोशन है, फट वो वहीं रुक गया। दूसरा आवागे बैकलॉग, उसको रोके रखेंगे या तो उसको बराबर नहीं, उसको नेग्लेक्ट करते। ये हालात ऐसे बने रहे। क्यों? हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी सही जुडिशरी के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, पुलिस के अंदर, एग्जीक्यूटिव के अंदर, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी। और वजह ये थी कि जब तक समाज के इक्वल प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी अगर नहीं लगे कि न्याय नहीं मिल सकता किसी हालत में। तो मैं इस समुद्र के साथ चलते चलते ये कहना चाहता हूँ कि हर इंसान, हर समाज, हर कम्युनिटी न्याय चाहता है। न्याय एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कोई ऐसी बात है, कोई कहीं छोटे से एक लॉ पढ़ने से और इससे न्याय, हमारी बड़ी पुरानी परंपरा है।
लॉ क्यों बना, कानून क्या है, जस्टिस क्या है, जस्टिस की रिक्वायरमेंट क्यों आई, जस्टिस के हेल्पिंग पॉइंट कौन कौन से हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जस्टिस न्याय, जस्टिस एक जस्ट मीन्स, जस्ट एक शब्द है लैटिनी भाषा से आया है ये, जस्ट मीन्स एक्यूरेट, करेक्ट, बैलेंस, और जस्टिस मीन्स बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ रॉन्ग एंड राइट। कोई गलत काम कर रहा है उसका वो भी सामने आएगा, एक राइट काम कर रहा है वो, दोनों को सुन के जो बैलेंसिंग पॉइंट है, जो तराजू आपने देखा होगा जज का आंखों के पट्टी बंदी और तराजू का है, तो दैट इज बैलेंसिंग पॉइंट। ये हम एक थ्योरेटिकल बात करते हैं। रही बात प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली आपको मन की संतुष्टि चाहिए, जिसकी मेंटल सेटिस्फेक्शन हो उसे ही न्याय कहते हैं। आम भाषा के अंदर उसको न्याय कहते हैं, मेंटल सेटिस्फेक्शन। हम क्यों दुखित हैं, मूल निवासी क्यों दुखित हैं कि हमारी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हमें सही न्याय नहीं मिला, इसलिए हम दुखी हैं, तो हमारा मेंटल सेटिस्फेक्शन हमारे नहीं है। तो दोस्तों इस परंपरा को आगे चलते हुए इस कैसे हम इस न्याय हम कैसे प्राप्त करें, क्या क्या वजूद होना चाहिए हमारे सामने। न्याय, जस्टिस के हैपनिंग पॉइंट, न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले कानून बनता है। कानून क्या है, लॉ क्या है, रूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जहां रूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस बन गया, अब उसकी फिर प्रक्रिया चलेगी, इसको इंप्लीमेंट कैसे करें, कौन होगी अथॉरिटी। द अथॉरिटी इज स्टैंड बाय 3 विंग। फर्स्ट, पुलिस, जो रॉन्ग काम गलत करता है, वायलेट करता है कानून को, वो पुलिस उसको एनी हाउ अरेस्ट करे, या उसको थर्ड एग्जीक्यूटिव जो ऑर्डर करती है, पुलिस के साथ चलती है एडमिनिस्ट्रेशन, एक लॉ एंड ऑर्डर का एक सिस्टम है, उसको मेंटेन करने के लिए एग्जीक्यूटिव एंड पुलिस को साथ चलना पड़ता है। भाई एक तीसरी शाखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जुडिशरी। जुडिशरी से इंसान चाहता है कि जज एक भगवान रूपी इंसान होता है और वहां न्याय मिलेगा, न्याय मिलना भी चाहिए, सीरियस बात है। तो वो लास्ट विंग होता है, लास्ट विंग के जज को अगर वहां अगर प्रॉपर सुनवाई नहीं होती तो कहते भाई जज में, पुलिस थाने में और कोर्ट में क्या फर्क है। तो दोस्तों जज का नाम एक बहुत बड़ा होता है, और उसको सुनने की मेंटल सेटिस्फेक्शन, मन उसको सुनने की शक्ति होनी चाहिए। एक कूल एक कुर्सी पर आप चेयर की रिस्पेक्ट करते हुए बैठे सुने किसी विक्टिम की, तो जज तभी उसको फैसला सही दे सकता है। मैं आपको बताता हूँ, जस्टिस तभी वो आगे डिलीवर कर सकता है कि मेंटली सही रहेगा और उसके दिमाग में कोई द्वेष भावना नहीं है। अगर किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी की उसके दिमाग में रहे कि मैं अपनी जात के लिए काम करूं, वो जज नहीं रह सकता और जज बन नहीं सकता और जज से दे नहीं सकता वहां पर। अब आइए, न्याय जस्टिस कितने प्रकार का होता है। जस्टिस मैं आपको बतलाता हूं, जस्टिस के मेन पॉइंट्स 3 है। जस्टिस, सोशल जस्टिस, दूसरा जस्टिस इन पर्सनम, जो एक इंडिविजुअल को न्याय करता है, हर एक को न्याय चाहिए। तीसरा जस्टिस, जो इंटायर सोसाइटी को जस्टिस मिलना चाहिए, इंटायर सोसाइटी को किसी न किसी तरह से जस्टिस मिलना चाहिए। 3 तरह का जस्टिस होता है। सोशल जस्टिस की बात आवे, मुझे बड़ा दुख होता है, मैं अपनी बात अपने हमारे बांसे भाइयों की सुनता हूँ, मूल निवासी में सुनता हूँ, बहुजन समाज की जब जाता हूँ सुनता हूँ तो मुझे बड़ा आंसू आ जाते हैं, मुझे इतना दर्द होता है। अरे 1947 से पहले, आजादी से पहले सोशल जस्टिस हमारे साथ जीरो था, जीरो। इसे कहते हैं ने के बराबर कोई जस्टिस नहीं था। ना कहीं बैठने देते, ना कहीं मंदिरों में जाने देते थे, ना कहीं घाट पर पानी पीने देते, ना कुएं में जाने देते थे। अरे क्या हम भी उसी, वहां हम भी पैदा हुए, वो भी उसी धरती में पैदा हुए। हमें सब, जिस आदमी को सांस लेने की राइट है, पानी पीने का राइट है, तो उसको जमीन पर रहने का भी राइट है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम इतने नेगलेक्टेड थे, और उसका एग्जाम्पल बाबा भीमराव राय, जो भगवान रूपी इंसान थे, उन्होंने इसकी आवाज बुलंद की और उन्होंने
लॉ एजुकेटेड पर्सन उन लोगों को परे बिठा दिया जो अपने आप को खैने का समझते थे। और एक वक्त आया कि रूलिंग पार्टी कांग्रेस रही है, पंडित जवाहरलाल जी को बाध्य कर दिया कि उस इंसान को आप लाइए और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन अगर सही बनाना तो देख रेख में बनाइए। तो बहुत बड़ी बात है, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं थे। बाबा साहब तो पॉलिटिशियन 1943-44 में कहीं आए, अदरवाइज तो अपने इसी में चक्कर में रहे। वो तो एक अब देखो गरीब थे हम, सारा सिस्टम गरीब था, पॉवर्टी में जूझ रहे थे, सूझबूझ नहीं थी, एजुकेशन थी नहीं। उनके दिमाग में आया कि हम पढ़ के इस समाज को न्याय दिलाएं। और न्याय किस तरह से दें? देखो वो कहाँ लॉ स्कूल ऑफ लंदन से उन्होंने वो बैरिस्टर बने, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की इकोनॉमिक्स की, और उन्होंने अपना एक प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की। और उसके क्या दिक्कत आ गई, बहुत अच्छा पता लग गया कि ये वीकर सेक्शन से डाउन कर दिया। तो दोस्तों जहां जहां जातियां, ये जातियां फिर हमारे साथ लोग, उन्होंने जब कमेटी के चेयरमैन बने ड्राफ्टिंग कमेटी के, उनके दिमाग में था कि मैं इस समाज को कहने कैसे। पहले सबसे उनको जो दर्द था अनटचेबिलिटी का था, और अनटचेबिलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा प्रोविजन दिया, आर्टिकल 17 दिया, जिसके अंदर जो आदमी इसको अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देगा उसके सजा का प्रोविजन दिया गया। सीआरपीसी के अंदर अमेंड किया, आईपीसी के अंदर अमेंड किया गया, लॉ बनाए गए। तो एक बड़ा भारी एक रिवोल्यूशन आया हमारे समाज के अंदर। दूसरा इक्विटी बिफोर लॉ, कानून के बराबर सबको बराबर लेने के बाबा साहब ने कहा वन कोर्ट सिस्टम होना चाहिए, परंतु अभी तक वन कोर्ट सिस्टम नहीं हुआ जिसकी रिक्वायरमेंट है। इसमें हमारे ही जुडिशरी के अंदर कुछ ऐसे जजेस हैं जो इसको लाइक नहीं करते सिस्टम को इम्प्लीमेंट के, कुछ हमारे पॉलिटिशियन हैं जो उसको लाइक नहीं करते, कुछ ऐसे कास्टिज्म में घुसे हुए इसको लाइक नहीं करते। दोस्तों हम भारतवासी हैं, और भारतवासी के अंदर अगर डिफरेंट कम्युनिटी को डिफरेंट लॉ हो, डिफरेंट कम्युनिटी को कोई एक सर्टन लॉ हो, तो ये कोई सोचा नहीं सकता, नहीं होना चाहिए। एक फंडामेंटल राइट्स का सिस्टम बना कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक चलाए, हर चीज इसके अंदर कर दिया। राइट ऑफ स्पीच, राइट ऑफ रिलीजन, सब उसमें डिस्क्लोज कर दिया उन्होंने बाबा साहब ने। सिर्फ इसलिए हमारे इस समाज के उद्धार के लिए क्या हम ताकि हम उसका अवेयर करें और आगे बढ़ें, एजुकेशन पढ़ाएं। तो दोस्तों उन इंसान को हम पूजा करते हैं, और वो एक न्याय प्रिय रहे, और न्यायालय के अंदर पूरा उन्होंने आप अपने समाज को उन्होंने पूरा न्याय दिलाने की हर भरसक कोशिश की। दूसरा मैं अब आता हूँ, मैं कुछ प्रैक्टिकल बातें भी करना चाहता हूँ। व्हाट इज जुडिशरी, व्हाट इज पुलिस, व्हाट इज एग्जीक्यूटिव एंड व्हाट इज लॉ, ये सब बंधे हुए हैं। जितना हाथ, वैसे तो हर इंसान जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ अपने डिपार्टमेंट के अंदर वो न्याय के बारे में जरूर बात करेंगे, और वो अल्टीमेट अगर उनको कोई स्नोटिंग दिक्कत आती है वो जुडिशरी के अंदर उसको तो करेंगे। तो ये कोई, परंतु क्या है जुडिशरी का अथॉरिटी? जज कौन अपॉइंट करता है? जज इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, लॉ इज मेड बाय लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट, और पुलिस एक अथॉरिटी है जो क्राइम को अगर कोई वारदात देता है उसको उस इंसान को पकड़ कर लाकर जुडिशरी पेश करना। तो ये विंग्स हैं जुडिशरी की सिस्टम। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सिस्टम जब आ गया है, अगर सही न्याय दिलाना चाहते हो आप भाई लोगों को, आपकी कमिंग जनरेशन को, तो उन बच्चों को सिस्टम में डालिए। सिस्टम के अंदर जब तक नहीं आएंगे तो आप न जज बन सकोगे, ना ही आप उससे प्रॉपर न्याय मिल सकेगा। सिस्टम अपने बच्चों को योग्य, इतने योग्य बना दो, ला बनाओ, उनको ला पढ़ाओ। बाबा जी का एग्जाम्पल दो, बाबा साहिब का कि एक इंसान कहाँ से कहाँ पहुंचा, उनके दिमाग में आएगी देखो हमारी कम्युनिटी से एक इंसान कहाँ, तो वकील बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे, एडवोकेट्स में से जज बनेंगे। अगर लॉ नहीं करे तो जज नहीं बनते, बिल्कुल नहीं बनते, न्याय की कुर्सी बैठ ही नहीं सकती। तो दोस्तों
पहला कुंजी ला का जस्टिस का ये है कि अपने अगर न्याय सही जवान को न्याय देना चाहते हो तो एजुकेशन पर जुट जाओ। एजुकेशन में लॉ, चलो मैं ये नहीं कहता सारे लॉ में आ जाओ, प्रोपोर्शनेटली जो जिनका इंटरेस्ट बनता है उनसे लॉ कराइए। हमारे यंग लड़का मुझे अभी मिला है, हमारे वक्त में आएगा, मुझे बड़ी खुशी है कि ही एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे ऐसे बच्चे अगर यूथ आएगा, इनके साथ मेरा बेटा भी विकास सिंह जांगड़ा है, एडवोकेट, उनको वो भी सुप्रीम कोर्ट है। हमने पहले ही सिद्धांत भाई बढ़े, आगे बढ़ो तो आगे चलोगे। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिस्टम और क्या है, आप मैक्सिमम एग्जेक्टिव के अंदर लाओ, मैक्सिमम पुलिस के अंदर लाओ। अगर ये सिस्टम में नहीं डालोगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाओ, एडवोकेट्स बनाओ, एडवोकेट जनरल बनाओ, हमारे अगर वहां रिप्रेजेंटेशन ना होगी, जज के तो भाई पट्टी बंदी होती है। बता देता हूँ आपको, जज अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई आदमी कहे ये पता लग जाए, मैं आपको क्या कहता हूँ, कानून के आगे कोई जात है, कोई धर्म है, सब बराबर। और जज कुर्सी पर बैठता है, जज का दिमाग फिर जाता है। बता देता हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। हमारे ऐसे भी जज रहे, हमारे मूल निवासी, खासकर हरियाणा में मैं बताता हूँ, हरियाणा के अंदर जुडिशरी के अंदर 22% SC ST का है रिजर्वेशन, नीचे से एक्सेस ऑफिसर मजिस्ट्रेटों में और डिस्ट्रिक्ट जजों तक जाता है, और 15% जज OBC का है। ये हमारे 40% का प्रोविजन हमारे हरियाणा के अंदर है, और जुडिशरी में आते हैं, खूब आते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अब आ रही रिजर्वेशन कहाँ नहीं है, हाई कोर्ट के अंदर नहीं है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, जो कोलिजियम सिस्टम है। कोलिजियम सिस्टम बड़ा डेंजरस है, जैसा हमारे भाई ने बताया। कोलिजियम सिस्टम कहीं कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं करता, मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ वहाँ उन लोगों को सिलेक्टेड लोग होते हैं जो चमचागिरी करके वकील नए जो बनते हैं, वो अब एक दूसरे की सहायता कर देते हैं। और इतना सिस्टम इतना खराब होता है कि हाई कोर्ट के जजों के वही रिश्तेदार प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज से भी वही प्रैक्टिस करते हैं। वो फिर क्या होगा, एक जज के दूसरे ट्रांसफर के वही, दिस इज नो जस्टिस एट ऑल। अगर उन भाइयों के अंदर दिमाग में हो कि वो हमारे से बड़े हैं, आगे हैं, समर्थ हैं, उनको सोचना चाहिए कि अब क्या कर रहे हो। अगर इस तरह से कर कैसे न्याय प्रणाली चलेगी। तो दोस्तों, मेरा कहना मतलब है, जजेस की पोस्ट के लिए आपको सिस्टम में डालना पड़ेगा, और सिस्टम आएगा तो हमारे बच्चे भी खूब आगे बढ़ जाएंगे। आगे चलने मैं आपको बताता हूँ, कुछ अपने भी बता देते हैं। जहाँ मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अगर मैं मूल न्यासी होता तो मैं हाईकोर्ट का जज रिटायर होता, हम भी विक्टिमाइज रहे। तो ये बड़ी शर्म की बात है। जब एक क्लास, क्योंकि हमारे ऊपर देखने वाले नहीं थे, तो सही बात करिए, हमारे पास पहले पर जो बोल रहे थे, जब तक आपके कंट्रोलिंग अथॉरिटी हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज में आपके आदमी नहीं होंगे, तो जो सर्विस पैसे के जो भी जुडिशरी छोटे जज हैं, उनको न्याय नहीं मिलेगा। रही बात सोशल जस्टिस, आपके दिमाग में रहे कि हमारा ऊपर कोई नहीं है, ये भी सोशल जस्टिस है आपके। दिस इज ए ग्रुप ऑफ सोसाइटी, बांस से फेडरेशन इज ए ग्रुप ऑफ ए weaker section including OBC and SC ST। तो उनके दिमाग में रहेगा हमारे आदमी के ऊपर है नहीं, चाहे मिनिस्टर बन जाओ, और तो जब तक न्याय प्रणाली में नहीं आएंगे तो हमारी, इसलिए वहाँ सोशल जस्टिस का खाना बिल्कुल कोलम खाली पड़ा है। वहाँ न्याय नहीं मिलेगा आपको जब तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन नहीं हो, सिस्टम में नहीं आएगा। अब आइए आप, हर आदमी, हर इंसान की आंखें जजों पर होती हैं जस्टिस दिलाने के लिए। फर्ज करो, अब यही कह देंगे जी, आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि जज के पट्टी क्यों बंदी होती है। जज के पट्टी क्यों बंदी होती? जज का पट्टी इसलिए बंदी होती है कि कोई ऑफेंस, कोई एक्ट, उसको अगर फाइल आने से पहले पता लग जाता है तो उसका वो बायस हो जाता है उसके दिमाग में। फर्ज करो मैं किसी बस में बैठा ट्रैवल कर रहा हूँ, और वहां कोई मिस हैप हो जाता है और वो केस मेरा लग जाता है, मैं उसको जस्टिस नहीं दे सकता। जस्टिस केवल विक्टिम को ही नहीं, जस्टिस देखने के लिए उस जो रॉन्ग डूअर है उसको भी जस्टिस चाहिए। जस्टिस एक तरफा जस्टिस नहीं है, रॉन्ग एंड राइट का जो दोनों बातें सुन के जो मिडिल पॉइंट बनता है, जो एक बैलेंसिंग पॉइंट बनता है, वो न्याय है। न्याय के अंदर कोई, जैसे हमारे
बहुत मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं भी फील कर रहा था कि एक हमारे सॉरी जो पीछे रह गए उनका बैठे भी होंगे शायद प्रधान जी, एक तो अपने जो थे वो भी इसी लाइन पर बोले, और विल्सन साहब ने बहुत बढ़िया टॉपिक पर उन्होंने बताया, और ये बात विक्टिम ऑफ जुडिशरी, क्योंकि उनकी हर बात वो सीधे हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चलते रहे अल्टीमेटली। दोस्तों मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, हम अपने आप भी न्याय करेंगे। अगर कोई आदमी धक्के से मैला उठवाता है तो हमारी ड्यूटी बनती है हम बाहर आ जाए ग्रुप बन के, भाई क्यों हम नहीं करते ये काम, ये हम भी कह सकते हैं। केवल ला इसके भरोसे मत रहना, हम अपनी सोसाइटी स्ट्रॉन्ग करो, हम भी अपने आदमियों को ला दिला कानून न्याय दिला सकते हैं। नहीं भाई हम ये काम नहीं करते, तेरे चाहे कैसे क्यों कर लो। तो दोस्तों जहां अगर आपके हमारे मूल निवासी से कोई गलत काम करा रहा है उसको बिल्कुल फ्रैंकली बिल्कुल इनकार करो, और एक स्ट्रेंथ के साथ इकट्ठे होकर उनको बताओ कि हम ऐसा काम करने वाले नहीं है। भाई सीधी बात है, आप अपने और ढंग से काम करवाइए, चाहे मशीनों से करवाइए और कहीं करवाइए, तो दोस्तों हम भी उनको न्याय देते हैं। मैं एक लाइन और मैं कहना चाहूँ, हो सके लंबा तो नहीं चल रहा कोई, मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, लॉ जस्टिस इन पर्सनल इंडिविजुअल के पास। एक आप मूल निवासी का केस चल गया, जज मूल निवासी है, ये प्रैक्टिकल बात होता है, वो आपका फैसला नहीं करेगा, उसी पर ट्रांसफर कर दिया क्योंकि ये मेरी कम्युनिटी से है, मेरे से वाकिफ है, मैं न्याय इसके केस फैसला नहीं करता। तो ये जस्टिस नहीं है, क्योंकि जस्टिस हमें तो सोशल जस्टिस की सबसे ज्यादा जरूरत है। सोशल जस्टिस सब कुछ कवर कर जाता है, अपॉइंटमेंट्स भी आ जाती है और काम करने वाले आ जाते हैं, सब चीज आ जाती है। सोशल जस्टिस जब तक हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो पर्सनल जस्टिस से बड़ा कोई फायदा नहीं होता। ये हर आदमी कहे नहीं आते कोई ट्रांसफर एप्लीकेशन आ जाएगी, ये हम बताते हैं आपको, तो ये चीजें देखना पड़ता है। दूसरा एक चीज और बताता हूँ आपको, एक सोशल सिस्टम के लिए एक हम अपने आप भी न्याय दे सकते हैं, और वो आप हमारे बड़े आगे एसपी साहब रिटायर्ड बैठे ये भी हैं, और भी काफी अच्छे एजुकेटेड पर्सन हैं और उनको भी ज्ञान है। दोस्तों मैं एक चीज बताऊं, मैंने 1910 में जब आपके वहां मैं उस वक्त सर्विस 9 या 10 की बात है, जब मैं सर्विस में था, आप लोगों मेरा ऑनर किया, मैं चंडीगढ़ गया, मैंने एक लाइन कही थी कि रिजर्वेशन क्या है, रिजर्वेशन सिर्फ टू अपलिफ्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, टू गिव प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशरी और इन एग्जीक्यूटिव और इन एडमिनिस्ट्रेशन फोर्सेस। ये एक सोशल जस्टिस के ऊपर आधारित है सारा सिस्टम जो है ना रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन हमारे सेक्शन आर्टिकल 330 और 332 के अंदर लेजिस्लेशन के भी हमारे एमएलए की भी रिजर्वेशन है, SC ST की, OBC की नहीं है, और वहां भी पार्लियामेंट में भी है। अब हम बना के भेज देते हैं उसी आदमी को हर बार, देखो बाकी के लिए न्याय कहाँ है, चलो बताओ कोई जो खाता है उनके लिए कहाँ न्याय है। हम एग्जाम्पल दे देते हैं, हमारे हरियाणा में ले लो, 6 दफा MP MLA एक रिजर्वेशन का आधार बनते हैं और उसके फिर जनरेशन चल पड़ी, तो न्याय दूसरों के लिए कहाँ होगी भाई न्याय, उनको खुद को छोड़ देना चाहिए, भाई मैं समर्थ हो गया ओपन मांगूंगा, दूसरों को तो ये जस्टिस हम खुद भी दे सकते हैं। या आप ऐसा अभियान चलाओ कि जिससे वो लोग जो एक दफा फायदा उठा चुके हैं, जिनकी जिन्होंने 1950 से जो फायदा उठा रहे हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। उनकी एक पीढ़ी क्लास 1 और क्लास 2 के अंदर उनको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, उनको डिबार होना चाहिए। ये हमारा अपना पर्सनल, आपका पर्सनल इंडिविजुअल अपना इंटरेस्ट जस्टिस है, ये आप कर सकते हो। या आप उनके जो मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, गांव के इतने गरीब में जाता रहता हूँ, गलियां हैं, सड़े पानी पड़े, खाने गरीब लोग पड़े, बड़ी दयनीय हालत होती है हमारी मूल निवासियों में, ये नहीं कहता, परंतु उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते, हमारे अपने स्कूल है सरकारी, उनके सरकारी स्कूल में एक IAS, एक मेरा ले लो, मेरे बेटे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, और जब पास होकर इंटरव्यू जाते IPS में दोनों एक स्टेशन पर आते, तो भाई कहाँ का न्याय है, उनको कैसे ले लें, वो मतलब को नहीं, उनका बेचारा उनका IQ नहीं होता इतना। तो दोस्तों अगर आप
आप अपनी से बाम से का एक भाग बनाओ कि हम वीकर सेक्शन गांव गांव के अंदर एक कमेटी बनाओ और उन लोगों को फाइनेंशियल हेल्प दो, अपने सदस्य बना के। जो प्रतिभा लड़के हो, जो ये लगता है ये लड़के आगे निकले, उन स्कूलों में जाओ। जिस लड़के के मार्क्स जिस वो मूल निवासी बच्चे के मार्क्स बढ़िया आते हैं, लगता है ये लड़का आगे निकला है, तो उनका एजुकेशन सिस्टम, उनके हेल्प को, फाइनेंशियल हेल्प को, उनका स्तर बढ़ाओ। तो देखते क्या नहीं होता। अब एट प्रेजेंट क्या है, रिप्रेजेंटेशन ले लो, रिजर्वेशन ले लो। दोस्तों, तो 1950 के बाद में 15-20 साल के अंदर जिन्होंने अपना संविधान बना लिया, उनका पक गया। वो एक राजनीतिक अखाड़े बन चुके, राजनीतिक जैसे राजा महाराजा होते थे ना, वो सिस्टम वही। हर पार्टी हो गया, कोई रिटायर्ड लाना भाई, कोई रिटायर्ड, कोई एक्स एमएलए लाओ, उसको वोट टिकट दो, कोई एक्स एमपी लाओ, उसको दो, कोई अच्छा रिटायर्ड डीजीपी लेवल का, वो हाईकोर्ट के जज का लेवल का, उनको टिकट दो। कहानी तो ये चल रही है। आपकी बारी कहाँ आएगी? आपकी बारी उस दिन आएगी जिस दिन आप बाहर निकल जाओगे और ये कहेंगे कि भाई जिस लोगों ने अपने इसका फायदा उठाया, अब उन पीछे बैठे वो पीछे वहां, उनके लिए कुर्सी छोड़ दो। तो दोस्तों, रियलिटी में ये चीज जब तक नहीं करोगे तो जस्टिस की कोई कहानी नहीं। आपको तो सिमट के रह गई है, रिजर्वेशन सिमट के रह जाए, जस्टिस भी सिमट के रह जाएगी। ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस है। मैं आपको 40 साल का एक्सपीरियंस बता, मैं देखता हूँ, मैं आपसे बहुत जुड़ा हुआ हूँ। मैंने कभी घबराया नहीं। न्याय देते लोग फाइलें फेंक देते, मैंने कहा नहीं, हम इंडिपेंडेंट काम करेंगे, मेरा फाइल पढ़ो। मेरे किसी अब पीछे किसी ने सुप्रीम कोर्ट एक लड़का वो एडवोकेट था और मेरी कोई जजमेंट हाई कोर्ट ने की, वो सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया। तो उसने कहा अंकल आपकी जजमेंट अपने बड़ी। मैंने कहा बेटा, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल का नहीं हूँ, परंतु हमें सूझ इतनी है, समझ इतनी है कि हम न्याय करना जानते हैं। तो वो जजमेंट हमारी जितनी भी मैंने आज तक मेरी जजमेंट टूटी हुई देखी, और मैं कभी नहीं डरा कौन पॉलिटिशियन है, कौन बड़ा आदमी है। चीन के अंदर बिजल भवन सिंगला मिनिस्टर था, बोले मैं इतना पावरफुल हूँ, ये हूँ। मैंने एक लाइन से कहा, बाबू जी आप कितने पावरफुल रहे हो, कितने बड़े आदमी रहे हो, मेरी कलम से आप बरी नहीं हो सकते। पसीने आगे गिर गया। तो जज्बा पैदा करो बच्चों, कमी जनरेशन के अंदर, ताकि बोल्डनेस आए। बाबा भीमराव का नाम ऊंचा जाएगा, हमारा नाम ऊंचा जाएगा, आप लोगों का नाम ऊंचा जाएगा। इस व्यवस्था के अंदर आपको रिवोल्यूशन लाना पड़ेगा। और जब देखना कि यहाँ कितने जज लगते हैं, कितने आपका, सर्टनली मैं कहता हूँ कि कॉलेजियम जो है बिल्कुल एंटी लॉ है, बिल्कुल मेरे साथ कहीं को ला दो, एंटी लॉ है। गवर्नमेंट चाहती है, हर गवर्नमेंट का भी इसके अंदर अपॉइंटमेंट्स की जो है एक बॉडी बनाएंगे और जज को आंसरेबल बनाना चाहिए। जज फैसला देकर पलट जाता है, लॉर्ड जज नकेल डाल देते हैं, आपने ये फैसला कैसे दे दिया। और जब ऊपर वाला ठप्पा 2 लाइन लिख के करते हार्ड एंड डिसमिस, उस पर क्या है, कुछ भी नहीं। तो उनको स्पीकिंग ऑर्डर देना चाहिए, उनको एक बताना चाहिए कि मैं क्यों खारिज कर रहा हूँ। तो दोस्तों, वहां सुपीरियर जुडिशरी, हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस, वहां आपको लाना है। व्यवस्था के अंदर चयन करो, सिस्टम के अंदर डालो बच्चों को, अच्छी एजुकेशन बनाओ और एक जरूर नारा लगा दो कि भाई जिसने इस व्यवस्था का, रिजर्वेशन का फायदा उठा लिया, ही शुड नॉट कम फॉरवर्ड। उसकी जनरेशन एक रिजर्वेशन किस टाइप है, मैं नहीं कहा कलर के बच्चों को आप ऐसे कर दो, नो। क्लास 1 और 2 ऑफिसर्स को बिल्कुल आप उनको आपने समझाओ उनको, या फिर उनके बच्चों को ऐसी एजुकेशन दो। एट पार आए, कोचिंग सेंटर खोलो, कोचिंग क्लासेस लगाओ, नेट से लिए आपके समाज सुधार का सबसे बढ़िया ये तरीका है और कुछ नहीं है। और आप हर आदमी इंसान का है, देखो आपकी संस्था इतनी बढ़िया लगती है मुझे कि आप भावनाओं से प्रेरित हैं, आप दुखी हैं। मैं भी उन्हीं से लाइन में से, हम भी दुखी हो जाते हैं कई दफा, जज होते भी दुखी है। मैं देखता था एक पार्टी कम्युनिटी का होल्ड होता था जजों के अंदर, मैं देखता, पर तो हम बाबा साहेब के साथ चल, उनका संदेश हमारे दिमाग में था, हम कभी नहीं करते। तो दोस्तों, टाइम फिर आएगा तो फिर मिलेंगे, फिर आपसे कभी वार्तालाप होगी। कोई क्वेश्चन आप मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछना चाहते हो, कोई कानून के बारे में पूछना चाहते हो,
हम तो 3 बाबा बेटे हैं, मेरे 2 बेटे, मैं हम तो सभी इसी जज उसी के अंदर हैं, एडवोकेट से लीगल सिस्टम से जुड़े हुए और लीगल सिस्टम में आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और सामाजिक काम करते हैं। आपके से हमें कभी परहेज नहीं हुई किसी छोटे बड़े से, कोई हमें कोई नहीं है। तो इन शब्दों के साथ टाइम हो गया है और मेरे से कोई गलती हो गई है तो मैं खासकर बाम से भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे माफ़ किया जाए। क्यों मैं आपने कभी भी ये नहीं कहा इंटरेस्टी जस्टिस की बात आपने कभी नहीं की, मैंने किया, एक दिन पहले भी मैं कह गया था। तो जब तक आप इंटरेस्टी जस्टिस का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करोगे तो न्याय आपको कंप्लीट बहुत ही मुश्किल है। इन शब्दों के साथ आप लोगों को धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, हमें माफी चाहूंगा 2 मिनट बोलो। हमें बाबा साहब ने फंडामेंटल राइट्स की इतने तोहफे दे दिए और बाबा साहब ने एक चीज और दी है, वो आपने याद की क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? हम एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छे सिटीजन बने, इंडिया हिंदुस्तान के, सॉरी भारत के भारतवासी हम अच्छे सिटीजन बने। मेरे को मैं आपको बताता हूँ, मुझे वाइस चांसलर एक यूनिवर्सिटी है, मुझे चीफ गेस्ट लोग बुलाया तो वहाँ था हाउ टू क्रिएट द सर्विसेज अमंग द यूथ। जो एक इंजीनियर बन के आ रहे हैं, हमारे लोग आ रहे हैं, हमारे मूल निवासी बहुत जा रहे हैं, उनके लिए क्या प्रोविजन रखा है? मैंने एक सिद्धांत बनाया, मैंने बेटा नंबर 1 अपना करेक्टर संभालो, अपने चाल चलन में हमारी संस्कृति बहुत रिच है, बाप बेटा भाई भतीजा इतने रिलेशन है। हम कभी सोच रहे गांव की लड़की बहन समझते थे, आज उनके साथ अत्याचार हो रहे, बेटी को बेटी नहीं समझते, उनके साथ अत्याचार हो रहे। आज सिस्टम के अंदर आज जितनी जातियां बहनें बैठी, मेरी बेटियां बैठी, जितनी के साथ जाती होगी ना, किसी के साथ नहीं होगी। सिस्टम बदला हो गया क्योंकि अब एक पार आगे पढ़ के लिख के आगे आ जाते और लड़के बदल। मैं आपको एक लाइन और कहना चाहता हूँ आपको, आप इंटर मैरिज का सिस्टम भी अपनाओ। इंटरकास्ट मैरिज का सिस्टम अपनाओगे तो ऑटोमेटिकली हमारी संख्याएं बढ़ेंगी, हम अपना आगे और बढ़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, इंटरकास्ट मैरिज बढ़ाओ, इंटरकास्ट मैरिज करनी शुरू करो, अपने आप को समेटो मत, छोटा मत बढ़ा। तो दोस्तों एक लाइन में इसमें ऐड करना चाहता था, वो शायद अब मेरी मेमोरी से बाहर हो गया। इसमें चलो कोई बात फिर कभी कहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। जय भारत, जय भीम। और सिद्धांतों से चलते हुए आप आगे बढ़े, हमारे तो यही दुआ है। और ये आपकी इंस्टीट्यूट बहुत बड़ी है, बहुत बढ़िया, वेल डिसिप्लिन है। आई एम वेरी हैप्पी। और मैं जज भी आपके पास आए और आप रिटायरमेंट आपके पास है, बहुत अच्छा लगता है। और सब मेरे साथ होंगे। धन्यवाद। ठीक है।